हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोग अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना सीखे थे या पढ़े थे। आज हम लोगों को उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना सीखना है या पढ़ना है। मैंने टॉपिक लिख दिया है, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसमें भी हम लोगों को दो स्थितियां मिलती हैं पढ़ने के लिए। तो पहली स्थिति होती है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। इसमें भी हम लोग जब तक फिगर नहीं बनाएंगे तब तक इसके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के विषय में कुछ कहेंगे नहीं। तो हम लोग पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। तो ये मैंने बना दिया उत्तल दर्पण। ये हो गया उत्तल दर्पण का मुख्य अक्ष, परावर्तक सतह का ये मध्य बिंदु जिसे आप कहेंगे दर्पण का ध्रुव P। इस दर्पण को खींचने के लिए आप गोले प्रकार की नोक को जहां रखे होंगे वो होगा दर्पण का वक्रता केंद्र C, और C और P का जो मध्य बिंदु होगा वही होगा दर्पण का मुख्य फोकस F। कल भी मैंने आपको बताया था कि जब वस्तु अनंत पर होती है तो वहां से आने वाली जो प्रकाश की किरण होती है वो एक दूसरे के समांतर होती है। हम लोग किरण खींचते हैं जो मुख्य अक्ष के समांतर होगी। तो प्रतिबिंब बनाने के नियम में हम लोगों ने पढ़ा है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। अर्थात ये प्रकाश की किरण जब परावर्तित होकर के लौटेगी तो ये लगेगा कि मुख्य फोकस से आ रही है। ये मैंने इंडिकेट कर दिया कि प्रकाश की किरण किधर से आ रही है और किधर जा रही है। एक प्रकाश की किरण से तो इमेज बनना नहीं है जब तक दो ना आए। तो एक और खींचते हैं मुख्य अक्ष के समांतर। तो इसका भी इंडिकेशन मार्क दिखा देते हैं। अब हम देख रहे हैं कि ये जो दोनों प्रकाश की किरणें आ रही हैं ये आफ्टर रिफ्लेक्शन मुख्य फोकस पर मीट कर रही हैं। अर्थात अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहां बन रहा है? मुख्य फोकस पर बन रहा है। एक दूसरे को काट नहीं रही है, काटती हुई प्रतीत हो रही है। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा, वास्तविक नहीं बनेगा। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और वस्तु का आकार सामने प्रदर्शित है। तो हम लोग क्या कहेंगे? जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है जो आभासी, सीधा तथा बिंदु के आकार का होता है। बिंदु के आकार या बहुत छोटा आप कह सकते हैं। ओके, सेकेंड कंडीशन। अब इसमें जरा देखिए, मैं थोड़ा से पहले आपको कुछ बता दूं। इधर अनंत हो गया और ये दर्पण का ध्रुव P हो गया। इन दोनों के बीच में कोई भी पॉइंट्स आपको दिखाई नहीं देता है, जैसे F नहीं दिखाई देता है, C नहीं दिखाई देता है। इसीलिए यहां कोई तीसरी कंडीशन नहीं बनती है, सिर्फ दो कंडीशन। फर्स्ट, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। सेकेंड, जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच स्थित हो। सेकेंड कंडीशन, जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच स्थित हो। तो इसे भी हम इमेज की सहायता से ही समझेंगे। ये हो गया उत्तल दर्पण। ये दर्पण का ध्रुव P
गोले प्रकार की नोक को जहां रखे होंगे आप, वक्रता केंद्र सी, और मिड पॉइंट इसका हो जाएगा प्रिंसिपल फोकस। वस्तु को हमें यहां पर दिखाना पड़ेगा, ये मैंने वस्तु को दिखा दिया। चलिए सर नियम लगाते हैं, क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष के समांतर, पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। दूसरा नियम, वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित। वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात पुनः अपने मार्ग पर वापस लौट जाती है। लेकिन ये भी हमको कहां से आती हुई दिखाई पड़ रही है? वक्रता केंद्र से। अब ये जो दोनों परावर्तित किरणें हैं एक दूसरे को देखिए यहां पर काट रही हैं, अर्थात इस वस्तु का प्रतिबिंब किसी बिंदु पर बन रहा है। तो प्रकाश की किरणें एक दूसरे को तो काट रही नहीं है, काटती हुई प्रतीत हो रही हैं। सो ये भी कौन सा प्रतिबिंब हो गया? आभासी प्रतिबिंब। कैसा है? वस्तु से छोटा है और कैसा है? सीधा है। क्या कहेंगे? जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच स्थित होता है तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता। तो ये अवतल दर्पण की दो स्थितियां हो गई। अवतल दर्पण की सिर्फ दो स्थितियां होती हैं, तीसरी कोई स्थिति नहीं होती है। अब मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं, दर्पण में जो दूरियां होती हैं वो किस प्रकार धनात्मक ली जाती हैं और किस प्रकार ऋणात्मक ली जाती हैं। यानी कि दर्पण के ऊपर है, दर्पण के ऊपर नहीं सॉरी, दर्पण के बाईं तरफ है, दर्पण के दाईं तरफ है। दर्पण में आप मुख्य अक्ष खींचते हैं, उसके नीचे है और उसके ऊपर है। तो बाएं तरफ की दूरी, दाहिने तरफ की दूरी, ऊपर नीचे, इन सभी दूरियों को किस चिन्ह के साथ लिया जाता है, इसी को हम लोगों को पढ़ना है। इसमें भी हम लोग दोनों दर्पण बनाएंगे, दोनों दर्पण में सभी दूरियों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये अवतल दर्पण, ये हो गया इसका मुख्य अक्ष। दर्पण का ध्रुव होगा, ये मुख्य फोकस और ये वक्रता केंद्र। सो मैं दूसरा इमेज बनाता हूं जो उत्तल दर्पण के लिए होगा। ये हो जाएगा दर्पण का ध्रुव, ये मुख्य फोकस और ये वक्रता केंद्र। तो पहले तो मैं ये समझ लेता हूं कि दूरी इसमें हम लोगों को मिलेगी कहां कहां। वस्तु को आप दर्पण के बाईं तरफ रखेंगे, उसका प्रतिबिंब दर्पण के बाईं तरफ भी बन सकता है और दर्पण के दाहिनी तरफ भी बन सकता है। दो चीजें हो गई, यानी कि हमें क्या जरूरत है? दर्पण के बाएं की दूरी और दर्पण के दाहिने की दूरी। तीसरी चीज, वस्तु दर्पण के मुख्य अक्ष के ऊपर होगी, यानी कि ऊपर की दूरी, और मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ बनेगा प्रतिबिंब, यानी कि नीचे की दूरी। सो इन चार दूरियों के चिन्हों के विषय में हम लोगों को जानना है। तो ये जो बाईं तरफ होता है, दर्पण से बाईं तरफ की जो दूरियां होती हैं ये हमेशा निगेटिव, माइनस चिन्ह के साथ ली जाती है हमेशा। यानी कि वस्तु की जो दूरी होगी वह हमेशा निगेटिव होगा। दर्पण में वस्तु की दूरी हमेशा निगेटिव होगी। दूसरी चीज, दाहिनी तरफ की जो दूरियां होंगी वो पॉजिटिव होंगी।
दाईं तरफ की दूरी पॉजिटिव, बाईं तरफ निगेटिव हो गया और दाहिनी तरफ पॉजिटिव हो गया। ऊपर की तरफ देखते हैं, ऊपर की तरफ यानी कि मुख्य अक्ष के ऊपर जो आप दूरी रखते हैं, जैसे वस्तु को आपने ऊपर रख दिया, तो वस्तु जब आप ऊपर रखे तो वस्तु की लंबाई हुई या वस्तु की ऊंचाई हुई, उसको आप ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेंगे या धनात्मक चिन्ह के साथ। तो मुख्य अक्ष के ऊपर की जो दूरी होती है उसे धनात्मक चिन्ह के साथ लिया जाता है। ऊपर धनात्मक, तो नीचे स्वाभाविक सी बात है कि हम लोग ऋणात्मक लेंगे। सो आ जाते हैं यहां पर भी, यहां भी वही बातें होंगी। बाईं तरफ निगेटिव यानी कि ऋण चिन्ह, दाईं तरफ पॉजिटिव, और ऊपर थोड़ा मैं चिन्ह लगा देता हूं, तो ये बाईं तरफ हो गया सर, ये दाहिनी तरफ, ये ऊपर, ऊपर यहां भी पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। अब इन चिन्हों से हमें क्या पता चलता है? इन चिन्हों से हमें यह पता चलता है कि अवतल दर्पण में मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र सब दर्पण के ध्रुव से बाईं तरफ होता है, अर्थात फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या अवतल दर्पण के लिए हमेशा निगेटिव होती है। उत्तल दर्पण में आएंगे, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र ध्रुव के दाहिनी तरफ होता है, अर्थात उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या हमेशा धनात्मक होती है, यानी कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। बाकी इमेज की जो कंडीशन होती है वो तो बदलती रहती है, तो इमेज की कंडीशन बदलने के साथ साथ उसका चिन्ह भी जो होता है वो हमेशा बदलता रहता है। दर्पण की पहचान भी देखिए दो तरीके से की जाती है। नंबर एक, उसको स्पर्श किया जाता है, यानी कि नंबर एक स्पर्श करके। नंबर दो, प्रतिबिंब देखकर, यानी कि दर्पण में आप प्रतिबिंब देखेंगे और प्रतिबिंब देख के बताएंगे कि दर्पण कैसा है, अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है। तो पहले मैं आपको बताता हूं स्पर्श करके। स्पर्श करने में भी लोग अपने अपने अलग अलग तरीकों को प्रयोग में लाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि आप अपने हाथ में दर्पण ले लीजिए, दर्पण को लीजिए और उसको टच करिए। अगर दर्पण पूरा समतल दिखाई पड़ता है तो वो समतल दर्पण हो गया। अगर दर्पण बीच में दबा हुआ है और किनारे उठा हुआ है तो वो अवतल हो गया। और यदि दर्पण किनारे पर नीचे की तरफ है और बीच में उठा हुआ है या उभरा हुआ है तो वो उत्तल दर्पण हो गया। इमेज में आप जानते हैं, जैसे ये मैंने बना दिया, ये समतल दर्पण हो गया, ये पूरा प्लेन होगा, इधर से आप टच करेंगे तो। अवतल दर्पण आप देखेंगे तो ये बीच में दबा हुआ होगा और किनारे पर उभरा हुआ, तो ये अवतल दर्पण हो जाएगा। और अगर उत्तल दर्पण की बात होगी तो ये बीच में उभरा हुआ होगा, किनारे पर दबा हुआ, तो ये उत्तल दर्पण हो जाएगा। ओके। एक दूसरी भी विधि है, इसमें क्या होता है कि जैसे ये आपने एक समतल दर्पण बना दिया, ये समतल दर्पण हो गया, और ये मैंने बना दिया अवतल दर्पण, और ये मैंने बना दिया उत्तल दर्पण। इसमें छड़ रखी जाती है। आप इसमें क्या करेंगे, एक छड़ ले आके रखेंगे ऐसे। अगर आप एक छड़ रखते हैं और देखेंगे कि छड़ पूरा दर्पण को स्पर्श करता है सब जगह,
तो इसका मतलब है कि दर्पण कैसा हो गया, समतल हो गया। फिर आप उसी छड़ को ले आएंगे, इस दर्पण के पास रखेंगे, तो आप देखेंगे कि जो ये छड़ है दर्पण को किनारे पर स्पर्श करता है, बीच में नहीं। तो जब किनारे पर स्पर्श करे, बीच में नहीं, तो ये दर्पण अवतल हो जाता है, अवतल दर्पण। फिर से वही छड़ ले आएंगे और इस दर्पण पे रखेंगे, और इस पे आप देखेंगे तो जो ये छड़ है ये बीच में दर्पण को स्पर्श करता है, किनारे पर नहीं। तो जब बीच में स्पर्श करे, किनारे पर नहीं, तो ये उत्तल दर्पण हो जाता है। ओके, तो ये पहली टॉपिक हो गई आपकी स्पर्श करके। प्रतिबिंब देख के कैसे किया जाता है, ये थोड़ा सा हम लोगों को सोचना पड़ेगा। जैसे हम देखते हैं दर्पण में, हम अपने आप को देखते हैं तो हमारी आकृति में क्या परिवर्तन होता है, हम शीशे में जो हमारी आकृति बनती है, जो मेरा प्रतिबिंब बनता है, उसमें किस प्रकार से परिवर्तन होता है, उसी के आधार पे हम बताएंगे कि दर्पण है कैसा। अब यदि हम किसी दर्पण में अपने आप को देखें, जैसे जैसे हम दूरी को बढ़ाते हैं या घटाते हैं, हमारा प्रतिबिंब हमेशा हमारे आकार का या वस्तु के आकार का, और हमेशा सीधा, और जितनी दूरी पर वस्तु हो उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बने, तो वो दर्पण समतल होता है। यानी कि जब किसी दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, वस्तु के आकार का और उतनी ही दूरी पर बने, तो दर्पण समतल होगा। ठीक। फिर दूसरा अवतल के लिए, उत्तल के लिए। अवतल में क्या कहा जाता है कि जब हम दर्पण के सामने, यानी कि वस्तु दर्पण के नजदीक होती है, तो वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है, और जैसे ही हम दूर लेके जाते हैं प्रतिबिंब उल्टा हो जाता है, लेकिन उसका आकार छोटा या बड़ा दोनों हो सकता है। उस स्थिति में जो दर्पण होता है वह अवतल होता है। तीसरा, जब आप वस्तु को दर्पण के पास लाते हैं तो भी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और छोटा, और दूर ले जाते हैं तो भी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और छोटा ही रहे, तो वह दर्पण उत्तल होता है। तो इस तरीके से हम प्रतिबिंब को देख करके भी पहचानते हैं कि कौन सा दर्पण अवतल है और कौन सा दर्पण उत्तल है और कौन सा दर्पण समतल है। अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि दर्पणों का उपयोग क्या होता है। तो आप बहुत सारी चीजें जानते होंगे दर्पण के विषय में, कि दर्पणों का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो दर्पण का उपयोग दर्पण के विषय में बताते हैं कि अधिक फोकस दूरी वाला यदि आप अवतल दर्पण ले लीजिए, तो उसका प्रयोग हजामत करने का मतलब, सैलून वगैरह में आप जाते होंगे, तो वहां जो दर्पण लगा होता है वो तो फिलहाल समतल दर्पण होता है, लेकिन घर और पे अगर आप शेविंग वगैरह करते हैं तो उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ताकि दर्पण को तो आप बहुत दूर रखेंगे नहीं, रखेंगे नजदीक, तो उस स्थिति में क्या होता है कि उसमें बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो वस्तु से थोड़ा बड़ा दिखाई पड़ता है, यानी कि जो छोटे छोटे बाल होते हैं वो भी बड़े दिखाई पड़ते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अवतल दर्पण का प्रयोग हजामत करने के लिए किया जाता है। दूसरा, अवतल दर्पण का प्रयोग चिकित्सीय रूप में किया जाता है, दांत हो गया, कान हो गया, नाक हो गई, और जो है कि इस तरीके से चीजों का उपचार करने में, उनको बारीकी से देखने में, चिकित्सीय क्षेत्र में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तीसरी चीज, प्रकाश को अधिक क्षेत्र में प्रकाशित करने के लिए भी हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और कहा जा सकता है कि जो ट्रेन वगैरह की हेडलाइट होती है या सर्च लाइट होती है, उसमें भी हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो ये 2-3 उपयोग मैंने आपको बता दिया कि अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि उत्तल दर्पण का प्रयोग क्या है। उत्तल दर्पण का उपयोग, तो उत्तल दर्पण के उपयोग के विषय में आप एक चीज जानते हैं कि जैसे आप कोई भी गाड़ी चलाते हैं, जैसे 2 व्हीलर हो गया, 4 व्हीलर हो गया, उसमें जो साइड मिरर लगा होता है जिसको आप पार्श्व दर्पण भी बोलते हैं, ठीक है, तो वो जो मिरर या पार्श्व दर्पण होता है वो उत्तल दर्पण लगा होता है। उसका भी कारण होता है
कि उसमें पहली बात तो हम लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण में जो इमेज बनता है वो हमेशा सीधा बनता है। तो अगर आप बगल में लगाए हैं पीछे की वस्तु का प्रतिबिंब देखने के लिए, तो उसमें तो प्रतिबिंब सीधा ही बनना चाहिए, वस्तु नजदीक हो या बहुत दूर हो। अगर सीधा नहीं बनेगा तो भाई आप कंफ्यूज होंगे कि गाड़ी सीधे आ रही है कि उल्टे आ रही है। तो इसीलिए हमेशा उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ताकि उसमें बनने वाला जो प्रतिबिंब हो वो हमेशा सीधा बन सके। दूसरा, आप सुने होंगे बाजारों में जो स्ट्रीट लाइट वगैरह होती हैं, बाजार में या शहरों में जो स्ट्रीट लाइटें होती हैं उसमें भी उत्तल दर्पण लगा होता है। सो ये दो आपके लिए बहुत हो गया। इसके बाद हमें पढ़ना है दर्पण की फोकस दूरी f, दर्पण से वस्तु की दूरी u तथा प्रतिबिंब की दूरी v में संबंध। ये जो संबंध होता है ये भी दोनों दर्पणों के लिए होता है, अवतल दर्पण के लिए भी होता है, उत्तल दर्पण के लिए भी। तो अभी मैं अवतल दर्पण के लिए f u v में संबंध पढ़ाता हूं। तो ये फिगर मैंने ड्रॉ कर दिया। फिगर ये ड्रॉ करना अब आप जान गए। इसमें देखिए वस्तु की स्थिति को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा गया है। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बनता है, जो वास्तविक होता है उल्टा होता है और वस्तु से छोटा होता है। सो इमेज बनाना आप जानते हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा काम किया है कि P और F के बीच की दूरी को F से डिनोट कर लिया, ये भी आप जानते हैं। P और C के बीच की दूरी को R से डिनोट कर लिया, ये भी आप जानते हैं। बशर्ते U और V को आप नहीं जानते। तो वस्तु की दूरी को U से डिनोट किया जाता है और प्रतिबिंब की दूरी को V से। तो दर्पण से वस्तु की दूरी को मैंने U से डिनोट किया है और दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी को U से डिनोट किया है और दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी को V से डिनोट किया है। यही दो काम इसमें मैंने बढ़ाया है। और तीसरा काम, ये मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरण जा रही थी तो ये दर्पण के बिंदु D पर टकराती है, तो उस बिंदु D से मैंने मुख्य अक्ष पर एक लंब डाला है DN। ठीक, अब मैं पूरी कहानी फिर से बताता हूं कि माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसके सामने AB एक वस्तु रखी गई है। इस वस्तु AB का A डैश B डैश एक प्रतिबिंब बनता है जो वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। अब इसमें हम फिर फार्मूले के या सूत्र के डेराइव की ओर बढ़ते हैं। इसमें हम थोड़ा सा गणित का प्रयोग करेंगे। देखिएगा, इसमें देखिए एक त्रिभुज आपको ये दिख रहा है ABC, या आप कह सकते हैं ACB, और दूसरा त्रिभुज दिख रहा है A डैश CB डैश। ये जो वस्तु है ये भी मुख्य अक्ष पर लंब है और ये जो प्रतिबिंब है ये भी मुख्य अक्ष पर लंब है, अर्थात ये भी समकोण त्रिभुज हुआ और ये भी समकोण त्रिभुज हुआ। कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ACB तथा त्रिभुज A डैश CB डैश समरूप है। जब ये समरूप होंगे तो हम लोग समरूप के नियम से क्या लिख सकते हैं, या त्रिभुज की समरूपता से लिखा जा सकता है AB अपान A डैश B डैश इक्वल टू AC अपान A डैश C। इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन। जिस प्रकार से ये दोनों त्रिभुज समरूप हुए उसी प्रकार से ये दोनों त्रिभुज भी समरूप होंगे। त्रिभुज F नहीं करिए, त्रिभुज DNF, त्रिभुज DNF उसी प्रकार तथा B डैश A डैश F
त्रिभुज बी डैश ए डैश एफ समरूप है। जब ये भी समरूप हुए तो सेम वही चीज, ये प्रतिबिंब है और ये लंबा लेडी खींचा गया है, तो दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। तो समरूपता का नियम यहां भी लगाते हैं। तो समरूपता का नियम जब आप लगाएंगे तो लिखा जा सकता है bn अपान a डैश b डैश इक्वल टू fn अपान a डैश f। इसको मैं मान लेता हूं समीकरण। अब जरा आप फिगर में देखिए कि जो ये dn की लंबाई, जो dn है वो किसके इक्वल है, AB के। तो हम लोग लिख सकते हैं परंतु dn इक्वल टू AB। तो समीकरण 2 से dn के स्थान पे जब आप AB रखेंगे तो AB अपान a डैश b डैश इक्वल टू fn अपान a डैश f। इसको मैं मान लेता हूं समीकरण नंबर 3। जरा समीकरण 1 और 3 को हम देखें। दोनों का बायां पक्ष बराबर है तो दाहिना पक्ष भी बराबर होगा। समीकरण 1 व 3 से बायां पक्ष इक्वल हो गया तो दाहिना पक्ष बराबर, यानी कि हम लिख सकते हैं AC अपान a डैश c इक्वल टू fn अपान a डैश f। इसको मैं मान लेता हूं समीकरण 4। अब जरा से देखा जाए, मैं कहूं कि यदि दर्पण का द्वारा छोटा होता तो जो ये बिंदु D है ये बिंदु P के पास होता, और जब ये बिंदु P के पास होता तो जो ये Fn की डिस्टेंस है ये PF या FP के इक्वल हो जाती। तो इस बात को हम कहेंगे कि यदि दर्पण का द्वारा छोटा होता तो बिंदु D ध्रुव P के निकट होता। यदि निकट होता तो होता क्या कि जो ये Fn है वो Fp के बराबर हो जाता। तो Fn ये इक्वल होता Fp। जब Fn Fp के इक्वल होता तो हम लिख सकते हैं समीकरण 4 से। समीकरण 4 से क्या लिखेंगे, AC अपान a डैश c इक्वल टू Fn के स्थान पे Fp अपान a डैश f। इसको मैं मान लेता हूं समीकरण 5। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि दर्पण में सारी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं, इसीलिए हम इन सभी दूरियों को, जैसे ये AC है तो ये AC तो दर्पण के ध्रुव से है नहीं, लेकिन इसे हम दर्पण के ध्रुव से नापने के रूप में बदलेंगे। जरा देखिए AC को क्या लिखा जा सकता है। AC को मैं PA माइनस PC, यानी कि P से लेकर के A तक की डिस्टेंस में से PC को माइनस कर दूंगा तो AC की डिस्टेंस मुझे मिल जाएगी। अर्थात मैं AC को लिख सकता हूं PA माइनस PC। अब जरा देखा जाए a डैश c को, सेम वही काम, PC में से PA डैश को माइनस कर दो, PC माइनस PA डैश, ये इक्वल हो गया।
ये ऑलरेडी एफ पी इसमें ध्रुव शामिल है, इसे हमें नहीं बदलना है। ए डैश एफ, इसमें भी वही काम करना पड़ेगा। पी ए डैश में से पी एफ को माइनस कर देता हूं, तो पी ए डैश माइनस पी एफ। तो ये इसमें जितनी भी दूरी शामिल है ये सब दर्पण के ध्रुव से शामिल हो गई। अर्थात अब हम फिगर में से देख देख करके इन सभी दूरियों को लिख लेते हैं कि इसमें पी ए क्या है, पी सी क्या है। तो जरा देखा जाए, पी से लेकर के ए तक की डिस्टेंस यू है, यू। लेकिन मैंने आपको बताया है कि दर्पण में ध्रुव के बाईं तरफ नापी जाने वाली दूरी ऋणात्मक होती है, अर्थात पी ए को हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस यू। ये माइनस यहां से, फिर पीसी को देखिए, पीसी वक्रता त्रिज्या जिसे हम आर से डिनोट करते हैं, ये भी बाईं तरफ अर्थात ये भी निगेटिव, जिसे हम लिखेंगे माइनस आर अपन, फिर से पीसी माइनस आर माइनस पी ए डैश। पी ए डैश को देखिए, पी ए डैश की जो डिस्टेंस है वो भी है, वो भी बाईं तरफ है, इसीलिए माइनस इक्वल टू पी एफ या एफ पी को देखिए, ये दर्पण की फोकस दूरी एफ बाईं तरफ है तो माइनस एफ अपॉन ए डैश एफ, ए डैश माइनस एफ, सॉरी पी ए डैश, पी ए डैश को देखिएगा, ये क्या है, प्रतिबिंब है भी, तो माइनस भी, फिर से ये माइनस पी एफ फोकस दूरी माइनस। अब इसको हम थोड़ा से सिंपल करने का वर्क करते हैं, ये हो जाएगा माइनस यू, ये माइनस माइनस प्लस, और आर, आर इक्वल टू हम लोग जानते हैं 2f होता है, पीछे फार्मूला पढ़े हैं, तो आर के स्थान पे 2f प्लस 2f अपॉन ये माइनस आर तो माइनस 2f माइनस 2f, और ये माइनस माइनस फिर से प्लस भी इक्वल टू माइनस एफ अपॉन माइनस भी माइनस माइनस प्लस एफ। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसी का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, माइनस यू प्लस 2f, माइनस यू प्लस 2f का जो मल्टीप्लाई है वो हो जाएगा माइनस भी प्लस एफ में, माइनस भी प्लस एफ, तो माइनस 2f प्लस बी का ये इक्वल है माइनस, ये हो गया माइनस यू प्लस 2f मल्टीप्लाई हो गया माइनस बी प्लस एफ में। अब ये माइनस 2f प्लस बी, माइनस 2f प्लस भी का मल्टीप्लाई होगा माइनस एफ में, मल्टीप्लाई करते हैं, यहां से आप माइनस यू को निकालेंगे माइनस भी प्लस एफ में, फिर से यहां आप प्लस 2f को करेंगे माइनस भी प्लस एफ, और यहां मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस एफ का गुणा माइनस 2f में करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2f स्क्वायर, माइनस का गुणा प्लस में करेंगे माइनस f का गुणा भी में करेंगे f भी। चलिए आगे इसमें भी गुणा करते हैं, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे प्लस, u का गुणा भी में u भी, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में माइनस u का f में करेंगे u f, यहां ये प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई माइनस 2f का भी में 2f भी, और प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में, और ये 2f स्क्वायर इक्वल टू 2f स्क्वायर माइनस f भी।
जरा देखिए, इक्वल के लेफ्ट साइड में भी 2f² और ये भी 2f², दोनों का साइन सेम है, इसलिए इन दोनों को कैंसिल कर देते हैं। ub को इक्वल के लेफ्ट साइड में रहने देते हैं, बाकी को राइट साइड में कर देते हैं। ub इक्वल टू, जरा देखिएगा, इक्वल टू के बाद डायरेक्ट माइनस एफ भी है, ये हो गया माइनस एफ भी, ये माइनस यू एफ है, ये आगे जाएगा तो प्लस यू एफ, और ये माइनस 2f भी है, ये यहां आएगा तो प्लस 2f भी। इसी को सॉल्व करते हैं। u भी इक्वल टू ये माइनस एफ भी प्लस 2f भी, दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा 1f भी, यानी कि इसको f भी लिखा जा सकता है, f भी और ये प्लस u f। अब इस समीकरण के दोनों पक्षों में हम u भी f से भाग देते हैं। दोनों पक्षों में u भी f से भाग देने पर, जब आप भाग देंगे ये हो जाएगा u भी अपान u भी f इक्वल टू f भी अपान u भी f प्लस u f अपान u भी f। यहां से u भी से कैंसिल हो जाएगा, मिल जाएगा आपको 1 अपान f इक्वल टू f भी से कैंसिल हो जाएगा 1 अपान u प्लस, यहां पर uf से कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 1 अपान, तो हम लोग को एक फार्मूला मिल जाएगा 1 अपान f इक्वल टू 1 अपान u प्लस 1 अपान v। इसी को हम लोग कह सकते हैं या करके दूसरे भी फॉर्म में 1 अपान f इक्वल टू 1 अपान v प्लस 1 अपान। तो सर ये फार्मूला रहा अवतल दर्पण के लिए, किसमें, दर्पण की फोकस दूरी f, प्रतिबिंब की दूरी v और वस्तु की दूरी u में। सेम यही फार्मूला अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण। थैंक यू।